आप मीडिया को कैसे खिलाफ अभी एफआईआर इसको रुको ना, एक मिनट इसको पकड़ना है। पुलिस के हाथों में डंडे हैं और ये डंडे आंदोलन कर रहे मजदूरों पर इस्तेमाल के लिए लाए गए हैं। पुलिस मजदूरों को इन्हीं डंडों से पीट रही है। तभी वहां मौजूद कुछ पत्रकार जो इस पूरे वाकये को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, पुलिस का एक जवान उनकी तरफ बढ़ता है और एक पत्रकार पर डंडे से हमला कर देता है। ये तस्वीर पुलिस की व्यवस्था और गुंडागर्दी दोनों को सरेआम उजागर कर रही है। मौके पर मौजूद दूसरे मीडिया कर्मी उस पुलिस वाले को घेर लेते हैं और इसका विरोध करते हैं। इन तस्वीरों के इर्द गिर्द घूमती दूसरी तस्वीरें भी हैं। जलती हुई इमारतें और गाड़ियां, चारों तरफ धुआं, लोगों का हुजूम और उस हुजूम पर लाठी डंडे बरसाती पुलिस। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की है। बीते 4 दिनों से जारी मजदूरों का आंदोलन 13 अप्रैल को हिंसक हो उठा। सैलरी बढ़ाने की मांग से शुरू हुआ यह आंदोलन बीते 2 दिनों में संगठित नजर आया। जमकर हिंसा भी देखी गई। अब मजदूरों की मांगे सामने आई हैं। क्या है वो मांगे और आंदोलन खत्म करने की क्या शर्तें रखी गई हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। नोएडा में हजारों वर्कर्स सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं नारेबाजी हो रही है, कहीं पुलिस के साथ टकराव। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि बात यहाँ तक पहुँच गई। इस पूरे आंदोलन को समझने के लिए एक आम मजदूर की जिंदगी को समझना जरूरी है। सुबह 8 बजे फैक्ट्री के सायरन के साथ काम शुरू होता है। मशीनों की आवाज, लगातार खड़े होकर काम और बीच बीच में बस कुछ मिनट का ब्रेक। देखते देखते शाम हो जाती है, लेकिन काम खत्म नहीं होता। कई बार ये शिफ्ट 12 घंटों तक खिंच जाती है और पूरे दिन इतनी मेहनत के बाद जब महीने के आखिरी में सैलरी हाथ में आती है तो किसी को 9,000 मिलते हैं, किसी को 10, ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपये तक मिलते हैं। अब इसी में घर का किराया, राशन, बच्चों की पढ़ाई और रोज़ के खर्चे, और महीने के आखिर तक फिर वही हालात, जेब खाली। यहीं से शुरू होती है नाराज़गी और ये प्रोटेस्ट, क्योंकि ये सिर्फ कम सैलरी की बात नहीं बल्कि सर्वाइवल की बात है। नोएडा के वर्कर्स की डिमांड है कि उन्हें कानून के हिसाब से सही मजदूरी मिले, ओवरटाइम का पूरा पैसा मिले, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिले, बोनस मिले और सबसे ज़रूरी सैलरी समय पर और पूरी मिले। साथ ही वो चाहते हैं कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी हो, ग्रीवेंस सेल हो और बेसिक राइट्स एक्चुअली ग्राउंड पर लागू हो। ये वर्कर्स प्रोटेस्ट शुरुआत में बस सैलरी और वेजेस को लेकर एक सिंपल सा विरोध था, लेकिन धीरे धीरे ये इतना बड़ा बन गया कि पूरा शहर इसकी चपेट में आ गया। 13 अप्रैल सोमवार को जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिचुएशन इतनी जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। करीब 40,000 से ज़्यादा फैक्ट्री वर्कर्स शहर के अलग अलग लोकेशंस पर सड़कों पर उतर आए। जगह जगह ट्रैफिक जाम लग गया, रोड ब्लॉक्स हो गई और कई एंट्री पॉइंट्स पर टेंशन का माहौल बन गया। बात यहीं तक नहीं रुकी। नोएडा के फेज 2 और सेक्टर 63 में प्रोटेस्ट ने वायलेंट टर्न ले लिया, जहां वर्कर्स और पुलिस के बीच टकराव हुआ, पत्थरबाजी हुई और कई गाड़ियों और प्रॉपर्टीज तक को आग लगा दी गई। अभी तक पुलिस ने एक्शन लेते हुए 300 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है, जिन पर आगजनी और तोड़फोड़ का आरोप लगा। 100 से ज्यादा लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया। अथॉरिटीज का कहना है कि सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए लोगों की पहचान की जा रही है और आगे और भी लोग अरेस्ट हो सकते हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि जब वर्कर्स पीसफुली डिस्पर्स हो रहे थे तब वहां कुछ आउटसाइडर्स आए और उन्होंने सिचुएशन को भड़काने की कोशिश की। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के अनुसार ये लोग दूसरे जिलों से आए थे और उन्होंने टेंशन क्रिएट करने और वायलेंस को प्रोवोक करने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि ये प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह है वेजेस। हरियाणा सरकार ने हाल ही में मिनिमम वेजेस में करीब 35% की बड़ी बढ़ोतरी की है। इस फैसले के बाद ही नोएडा में मजदूरों का विरोध तेज होना शुरू हुआ। नोएडा के वर्कर्स ने सवाल उठाया कि जब पास के राज्य हरियाणा में इतनी बड़ी सैलरी हाइक हो सकती है तो उन्हें कम वेतन पर क्यों काम करना पड़ रहा है। इसी के चलते उन्होंने भी अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग शुरू की। दरअसल हरियाणा में पहले अनस्किल्ड मजदूरों की मजदूरी काफी कम थी, लेकिन 35% बढ़ोतरी के बाद उनका डेली वेज बढ़कर करीब 585 रुपये तक पहुंच गया है। महीने के हिसाब से देखें तो ये करीब 15,000 रुपये या उससे ज़्यादा बैठती है। इसी तरह सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड मजदूरों की वेजेस में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनकी कुल कमाई पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो गई। हरियाणा का वेज स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा क्लियर और सिस्टमैटिक माना जाता है, जहां बेसिक वेज के साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाता है, जिसे समय समय पर रिवाइज किया जाता है। यानी सिर्फ एक बार सैलरी बढ़ाकर छोड़ नहीं दिया जाता, बल्कि महंगाई के हिसाब से उसे आगे एडजस्ट भी किया जाता है। यही वजह है कि नोएडा के वर्कर्स को लग रहा था कि उन्हें भी उसी तरह का फेयर पे मिलना चाहिए।
जब एक ही तरह का काम करने वाले मजदूर हरियाणा में ज़्यादा कमा रहे हैं तो नोएडा के मजदूरों के लिए कम वेतन पर काम करना और मुश्किल हो जाता है और यही असमानता इस प्रोटेस्ट का बेस बनी। वर्कर्स का आरोप है कि कई कंपनीज उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिमम वेज स्टैंडर्ड के हिसाब से पेमेंट नहीं कर रही है। इसके साथ साथ खराब वर्किंग कंडीशंस और लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी एक बड़ा इशू है। कई वर्कर्स का कहना है कि वो रोज़ 10-12 घंटे काम करते हैं लेकिन महीने में सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपये कमा पाते हैं। इतने पैसे में फैमिली चलाना मुश्किल हो जाता है। कुछ वर्कर्स ने ये भी आरोप लगाया कि उनसे डबल शिफ्ट के पेपर साइन करवाए जाते हैं लेकिन पेमेंट सिर्फ सिंगल शिफ्ट का मिलता है। यानी एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है बल्कि सिस्टम में भी कई असमानता है। महंगाई ने समस्या को और बढ़ा दिया है। एलपीजी सिलेंडर, राशन, ट्रांसपोर्ट सब कुछ महंगा होता जा रहा है लेकिन वर्कर्स की इनकम ऑलमोस्ट सेम बनी हुई है। इसलिए उनकी डिमांड साफ है, मिनिमम सैलरी कम से कम 20,000 से 25,000 रुपये होनी चाहिए ताकि बेसिक सर्वाइवल पॉसिबल हो सके। वर्कर्स की डिमांड सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है। उन्होंने प्रॉपर ओवर टाइम पे, वीकली ऑफ, बोनस, टाइम पर सैलरी मिलना और बेसिक लेबर राइट्स की भी मांग की है। इसके अलावा उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन कमेटी बनाने, ग्रीवियंस सेल एस्टैब्लिश करने और सैलरी स्लिप देने की भी डिमांड की है। ये सारी चीज़ें बेसिक वर्क प्लेस राइट्स का हिस्सा है लेकिन वर्कर्स का कहना है कि ग्राउंड लेवल पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। अब अगर हम इन वेजेस का कंपैरिजन दूसरे स्टेट से करें तो नोएडा के वर्कर्स बाकी स्टेट्स के मुकाबले काफ़ी कम कमाते हैं। दिल्ली में अनस्किल्ड वर्कर्स को लगभग 18 से 19 हज़ार रुपये तक मिलते हैं जो एनसीआर में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में रीसेंट हाइक के बाद करीब 15,000 रुपये हो गए हैं लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ये सिर्फ 10 से 11,000 के बीच है जो सबसे लोवेस्ट है। यही गैप इस फ्रस्ट्रेशन की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। अगर देश के बाकी शहरों के साथ कंपेयर करें तो बैंगलोर जैसे शहर अनस्किल्ड वर्कर्स को करीब 16,000 रुपये देते हैं और चेन्नई में यही 14,000 रुपये हैं। यानी नोएडा के वर्कर्स सिर्फ एनसीआर में नहीं बल्कि पूरे देश में कंपैरेटिवली सबसे कम वेजेस पर काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि मिनिमम वेजेस तय कौन करता है। इंडिया में ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। हर राज्य अपने हिसाब से मिनिमम वेजेस फिक्स करता है लेकिन एक फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ता है। इसमें स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का भी रोल होता है जिसमें एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़ और इंडिपेंडेंट मेंबर शामिल होते हैं। ये बोर्ड सरकार को रिकमेंड करते हैं कि वेजेस कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल फ्लोर वेज तय करती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेट इस फ्लोर वेज से नीचे मिनिमम वेज सेट नहीं कर सकता। यानी वर्कर्स के लिए एक बेसिक सेफ्टी नेट बनाया गया है। और ये वेजेस तय कैसे होते हैं? इसके लिए एक नीड बेस्ड फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली को ध्यान में रखा जाता है जिसमें 3 अडल्ट कंजम्पशन यूनिट मानी जाती है। इसमें डेली 2700 कैलोरी का फूड रिक्वायरमेंट शामिल होता है। साल में 72 यार्ड्स कपड़े की ज़रूरत, बेसिक हाउसिंग रेंट, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी एसेंशियल्स और बाकी ज़रूरी चीज़ें शामिल होती है। इसके अलावा 25% एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है ताकि बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल नीड्स और फ्यूचर सिक्योरिटी कवर हो सके। लेकिन इसके बावजूद हर जगह वेजेस अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इसमें कई चीज़ें एक साथ असर डालती है। सबसे पहले आता है काम करने वाले का स्किल लेवल। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए अलग अलग वेजेस होते हैं। दूसरा फैक्टर है लोकेशन। मेट्रो सिटीज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रहना महंगा होता है, खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ वेजेस भी ज़्यादा होते हैं। तीसरा फैक्टर है काम का नेचर। अगर काम ज़्यादा टफ या रिस्की है तो उसके लिए हायर वेजेस तय किए जाते हैं। यानी साफ तौर पर समझे तो मजदूरी सिर्फ एक फिक्स नंबर नहीं होती बल्कि कई चीज़ों को ध्यान में रखकर तय की जाती है। और यही वजह है कि देश में एक जैसा काम करने के बावजूद अलग अलग जगहों पर सैलरी में इतना फ़र्क देखने को मिलता है। वीडीए यानी वेरिएबल डियरेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, ये भी मजदूरी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है क्योंकि ये सीधे सीधे महंगाई से जुड़ा होता है। आसान भाषा में समझे तो जब बाजार में चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो मजदूर की कमाई की कीमत कम हो जाती है। उसी नुकसान को थोड़ा बैलेंस करने के लिए वीडीए जोड़ा जाता है। इसे साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में रिवाइज किया जाता है। ये रिवीजन किसी अंदाजे से नहीं होता बल्कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के आधार पर होता है। सीपीआई एक तरह का पैमाना है जिससे पता चलता है कि रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे खाना, कपड़े, ईंधन कितना महंगा हो रहा है। अगर सीपीआई बढ़ता है तो इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ी और उसी हिसाब से वीडीए भी बढ़ाया जाता है ताकि मजदूर की इनकम महंगाई के साथ थोड़ा बहुत तालमेल बना सके। लेकिन हर राज्य इसे एक जैसे तरीके से लागू नहीं करता। दिल्ली जैसे राज्य सीपीआई के बदलाव के हिसाब से वीडीए को नियमित और सही तरीके से बढ़ाते हैं जिससे मजदूरों को महंगाई का असर थोड़ा कम महसूस होता है। वहीं उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में वीडीए का कैलकुलेशन और उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना मजबूत नहीं होता। कई बार रिवीजन देर से होता है या उतना असरदार नहीं होता जिसकी वजह से मजदूरों की रियल इनकम पर महंगाई का दबाव बना रहता है। एक और ज़रूरी बात कि ये वीडीए बेस सैलरी से अलग होता है, यानी आपका बेसिक वेज जितना भी हो उसके ऊपर वीडीए ऐड होता है।
इसलिए अगर बेस वेज कम है तो वीडीए जुड़ने के बाद भी कुल सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। यही कारण है कि अलग अलग राज्यों में मजदूरी में इतना फ़र्क दिखाई देता है, क्योंकि सिर्फ बेस वेज ही नहीं बल्कि वीडीए को लागू करने का तरीका भी अलग अलग है। और वही असल में मजदूर की जेब पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। जब एक ही काम के लिए अलग अलग स्टेट्स में इतना बड़ा डिफरेंस होगा तो नेचुरली डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, और जब बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी तो लोग सड़कों पर उतरेंगे ही। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने भी कुछ बड़े खुलासे किए हैं। जैसे जांच में सामने आया कि प्रोटेस्ट के दौरान सिर्फ अचानक गुस्सा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होने की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पहले से ही एक्टिव थे जिनमें QR कोड्स तक शेयर किए गए थे, यानी लोगों को जोड़ने और मोबिलाइज करने की कोशिश पहले से चल रही थी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर र्यूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन भी तेजी से फैलाई गई। कुछ पोस्ट में गलत दावे किए गए जिससे लोगों में और ज़्यादा कन्फ्यूजन और गुस्सा बढ़ा। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि इंस्टाग्राम ग्रुप चैट और कुछ ऑडियो मैसेजेस। इस चैट में कहा जा रहा है कि अगर पुलिस लाठीचार्ज करे तो स्टिक्स उठाने की बजाय चिली पाउडर्स लेकर आओ और उसे इस्तेमाल करो। इसके अलावा CCTV फुटेज में मास्क पहने कुछ लोग भी नजर आए जो हिंसा और आगजनी में शामिल थे। पुलिस को शक है कि ये लोग सामान्य वर्कर्स नहीं थे, बल्कि हो सकता है कि इनमें कुछ ट्रेन या ऑर्गेनाइज लोग भी शामिल हों। अब पुलिस ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए लगातार रेड्स कर रही है और व्हाट्सएप ग्रुप्स की भी गहराई से जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी एक्शन में आई और एक बड़ा कदम उठाते हुए अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इंटरिम मिनिमम वेजेस में करीब 21% की बढ़ोतरी कर दी। इंटरिम मिनिमम वेजेस का मतलब होता है अस्थायी तौर पर तय की गई न्यूनतम मजदूरी। आसान भाषा में समझे तो जब सरकार को लगता है कि तुरंत कुछ बदलाव करना जरूरी है लेकिन फाइनल फैसला लेने में थोड़ा समय लगेगा, तब वो बीच का एक टेम्पररी रेट तय कर देती है जिसे इंटरिम मिनिमम वेज कहा जाता है। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है। बाद में सरकार पूरा रिव्यू करके फाइनल मिनिमम वेजेस तय करती है जो स्थायी होते हैं। अब सिचुएशन फिलहाल कंट्रोल में बताई जा रही है। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है और सरकार ने कमेटी बनाकर वर्कर्स को एश्योरेंस दिया है कि उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ एश्योरेंस काफ़ी है या ग्राउंड लेवल पर वास्तव में बदलाव आएगा। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।